तो बेसिकली फ्रायड का मानना था कि जो साइको एनालिसिस है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम ये समझ सकते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग आलसी हैं तो क्यों हैं, लोग वाचाल हैं तो क्यों हैं। जब तक हम लोगों की साइकोलॉजी में नहीं घुसेंगे, अगर शोषण हो रहा है दलितों का, महिलाओं का, तो हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा, तब हम रियल शोषण को समझ सकते हैं। इसलिए जो हैबरमास है ये फ्रायड के मनोविज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। फिर नॉम चॉम्स्की और हैबरमास, तो अमेरिकी विद्वान नॉम चॉम्स्की के भाषाविद उपागम यानी लिंग्विस्टिक अप्रोच का भी हैबरमास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हैबरमास भी मानते हैं कि भाषा को प्रयोग में लाकर हम सार्वभौमिक नियमों को बना सकते हैं। तो नॉम चॉम्स्की है, ये कहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट, यानी कि जो हमारी सहमति है उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी ये बात करता है। तो अडानी का विनाश या अडानी का नुकसान पूरे भारत का विनाश है, पूरे भारत का नुकसान है। ये ऐसी जो विचारधाराएं हैं लैंग्वेज के माध्यम से प्रकट की जाती है। अंग्रेज अच्छे थे, उनकी भाषा अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं, तो ये क्या है, ये एक भाषा के माध्यम से हमको बताया गया है ये चीज़ें। भाषा का गठन करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं और इसके लिए संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर हैबरमास के आलोचनात्मक सिद्धांत के नवीन मानक, तो इसमें न्यू नॉर्म्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, तो पहला है संप्रेषण व विवेक पर बल। तो थियोडोर अडोर्नो और खाइमर आज आलोचनात्मक सिद्धांतवादियों की बजाय हैबरमास संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देता है। कम्युनिकेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कम्युनिकेट कैसे किया गया है, हम किस कम्युनिकेशन के तहत काम कर रहे हैं। साथ ही मैक्स वेबर से प्रभावित हो बुद्ध संगतता या विवेक रैशनैलिटी को भी आवश्यक मानता है, क्योंकि संप्रेषण में विवेक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अव्यक्तशीलता व भाषा पर बल, तो जहाँ मार्क्स कार्य व श्रम पर अधिक जोर देता है, वहीं हैबरमास संप्रेषण व भाषा को अपने विश्लेषण का केंद्रीय आधार मानता है, भाषा और संप्रेषण को। तो हैबरमास ने अपनी प्रसिद्ध कृति थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन 1981 में संप्रेषण व भाषा को महत्व दिया है। हैबरमास का तर्क है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो स्वतंत्र व अव्यक्तिपरक हो, जहाँ व्यक्ति बिना किसी दबाव या बंधन के अपने विचारों का संप्रेषण कर सके, बिना कोई बंधन के अपने विचारों का संप्रेषण करने की आज़ादी हो। साम्यवाद और पूंजीवाद की आलोचना, तो हैबरमास का मानना है कि 20वीं सदी में आलोचनात्मक सिद्धांत के पुनर्निर्माण की जरूरत है, इसलिए क्योंकि रूसी क्रांति से पैदा हुआ साम्यवादी शोषणकारी व निरंकुश स्टालिनवाद व तकनीकी चयन सामाजिक प्रबंधन यानी टेक्नीशियन सोशल मैनेजमेंट में बदल चुका है। फिर प्रत्यक्षवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, तो प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह करना चाहता है। तो सामाजिक जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान सोशल इशूज हैं, उनका अध्ययन ये प्राकृतिक नियमों फिजिक्स की तरह करना चाहता है। जैसे फिजिक्स में हर नियम सार्वभौमिक होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, इसी तरह ये समाज में भी सोशल जो इशूज हैं उन पर भी निरपेक्ष और सार्वभौमिक नियम निकालने की बात करता है पॉजिटिविज्म। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि समाज में एक व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है इसको आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। समाज कैसे व्यवहार करेगा या समाज आगे चल के क्या कर देगा, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज या सोसाइटी की साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए इसका आलोचना करता है हैबरमास। तो प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह करना चाहता है तथा तथ्यों पर बल देता है और मूल्यों की अवहेलना करता है। ये वैल्यूज को बैक बर्नर पर रखता है। पर अन्य आलोचनात्मक सिद्धांतकारों की तरह हैबरमास प्रत्यक्षवाद के कट्टर विरोधी हैं। वियना सर्कल के नव प्रत्यक्षवाद के विरोध में वे मानते हैं कि केवल तथ्यों, तर्क व विज्ञान से सामाजिक यथार्थता को नहीं समझा जा सकता है, मूल्यों का अध्ययन भी आवश्यक है। जब तक आप मूल्य नहीं पढ़ेंगे कोई समाज है जहाँ पर मांस खाना एक वैल्यू है, लोगों को इसमें कोई विशेष गलत नहीं दिखता है। जब तक आप उस समाज की वैल्यू को, और एक ऐसा समाज है जहाँ पर मांस खाना अधर्म माना जाता है, तो जब तक आप दोनों समाज की वैल्यू को नहीं समझेंगे और केवल तथ्य बस देंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं। अपनी पुस्तक नॉलेज एंड ह्यूमन में वे लिखते हैं कि प्रत्यक्षवाद ने न केवल प्राकृतिक दुनिया वरन सामाजिक दुनिया को समझने में भी हमारी क्षमताओं को सीमित कर दिया है। तो ये प्राकृतिक दुनिया को भी नहीं समझा पा रहा है और सामाजिक दुनिया को तो ये समझा ही नहीं पा रहा। उदारवादी लोकतंत्र का विरोध व विमर्शी लोकतंत्र का समर्थन, तो ये
डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का ये समर्थन करते हैं। हेबरमास के अनुसार लोकतंत्र का सार रूप है राजनीतिक चर्चा, परिचर्चा व विचार विमर्श। तो जब हम पॉलिटिकल डिस्कशन और पॉलिटिकल डिलिबरेशन करते हैं आपस में, चाय की टपरी पर, क्लब्स में, नुक्कड़ नुक्कड़ नाटकों में, तो वही लोकतंत्र का सार है। वहीं से लोकतंत्र का जो असली चेहरा है निकल कर सामने आता है, जब लोगों को अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। पर 20वीं सदी में 2 चीज़ों ने लोकतंत्र को बिगाड़ दिया है। पहला, उदारवादी पूंजीवाद। इस व्यवस्था से राजनीति को बाजार संबंधों में ढाल दिया। तो अब राजनीति भी बाजार संबंधों में ढल गई। अब राजनीति या जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी जाती है बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स घरानों के द्वारा, तो क्यों दी जाती है? जिससे कि अगर इनकी सरकार बने तो आगे चल के इनको फ़ायदा हो सके। तो अब राजनीति भी बाजार संबंधों में बदल चुकी है। यहाँ शक्तिशाली आर्थिक गुटों व समूहों के पारस्परिक समझौते से राजनीति चलती है। वही बात कि अडानी या अंबानी मोदी जी को फैसला देते हैं कि आप जब सत्ता में आएँगे तो ऐसी कोई नीति नहीं बनाएँगे जो हमारे खिलाफ जाए, और ऐसी नीति बनाएँगे जो हमारे हित को साध सके। तो अब राजनीति और जो आर्थिक संस्थाएं हैं या आर्थिक स्फीयर है और राजनीति है, दोनों का आपस में सांठ-गांठ हो चुकी है। ऐसी व्यवस्था में तर्कसंगत व स्वतंत्र राजनीतिक चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सत्ता पर शक्तिशाली पूंजीपति गुट हावी होता है। जनसंपर्क के साधन, तो मीडिया भी आजकल तर्क-वितर्क व सही सूचना का प्रसार नहीं करती है। यह 2 ही काम करता है, व्यापारिक हितों को बढ़ाना और घटिया मनोरंजन। तो ये घटिया मनोरंजन करती है सबसे पहले तो, है ना? घटिया मनोरंजन कैसे कि मतलब अब यही है कि अगर आप मीडिया में देखेंगे तो क्या आएगा कि आज इसकी, है ना, आज बहू ने सास को मारा, पति ने अपनी पत्नी को पीटा। ये एक घटिया मनोरंजन है। आप सकारात्मक चीजें दिखा नहीं रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या चीजें, तो हंसी मजाक में हर चीज को आप ले रहे हैं। और व्यापारिक हितों को बढ़ाना तो वही है। अब मीडिया का काम क्या हो चुका है कि जैसे अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, या तो हमने गोदी मीडिया का नाम सुना होगा, तो वही चीज है कि अब ये व्यापारिक हितों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है टीवी या मीडिया के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से। फिर विमर्शी लोकतंत्र या डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी और हैबरमास। तो हैबरमास ने अपनी प्रसिद्ध कृति बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, कंट्रीब्यूशन टू अ डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, ये 1996 में आती है, विमर्शी लोकतंत्र का समर्थन किया, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन किया। यह लोकतंत्र वोट केंद्रित होने के बजाय बातचीत केंद्रित है। वोट केंद्रित नहीं है ये, बल्कि टॉक सेंट्रिक है। वोट सेंट्रिक नहीं, टॉक सेंट्रिक है। आप चर्चा करिए। अमेरिका में हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति चुनाव होता है, उसके पहले जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं, दोनों आपस में फ्रंट टू फ्रंट आके चर्चा पर चर्चा करते हैं। यही है डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती। आप आपस में आके, अब यहाँ तो मोदी जी और राहुल गांधी का कभी आमना सामना होता ही नहीं। आपस में भले वो एक दूसरे को इनडायरेक्ट कुछ कह दें, लेकिन सामने सामने कुछ नहीं हो पा रहा है। यही समस्या है, यही विमर्शी लोकतंत्र नहीं आ पा रहा। यह बहुमतवाद की अपेक्षा अल्पमत राय व विचारों को भी महत्व देता है। तो अल्पमत रायों को भी ये, और जो अल्पमत राय है और विचार है, उनको भी ये महत्व देने की बात करता है। इस लोकतंत्र में सार्वजनिक बहस व विचार विमर्श के द्वारा किसी मुद्दे पर पारस्परिक समझदारी विकसित की जाती है और उस पर एकमत हुआ जाता है। हैबरमास राजनीतिक सहभागिता, गणतंत्रवाद व विचार विमर्श के लिए संचारी कार्यवाही, कम्युनिकेटिव एक्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। कम्युनिकेटिव एक्शन को महत्वपूर्ण मानता है। हैबरमास का मानना है कि वर्तमान में लोकतंत्र व पूंजीवाद के मध्य तनाव पैदा हो गया है। इसका कारण यह है कि उदार पूंजीवादी देशों में परिचर्चा व स्वतंत्र विचार विमर्श का क्षेत्र संकीर्ण हो गया। अब वो चर्चाएं नहीं होती। हमने देखा है कि हमारी जो लोकसभा है और राज्यसभा है, वहाँ पर अब वो फ्रूटफुल बहसें नहीं होती थी जो पहले हुआ करती थी। लोगों के जो ज्ञान है या लोगों का जो आचरण है, उसमें भी गिरावट देखी गई है। तो संचार साधनों और मीडिया पर स्वामित्व स्थापित कर पूंजीपति वाणिज्यिक घराने सार्वजनिक परिचर्चा का प्रयोग स्वहित के लिए करते हैं। तो जैसे ही अडानी के शेयर गिरने लगे, तो एनडीटीवी या कि बहुत सारी जो मीडिया चैनल है, उन्होंने क्या घोषित कर दिया कि अडानी का नुकसान पूरे भारत का नुकसान है, और ये जो हिंडनबर्ग है, ये भारत के आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है। और जैसे ही इन्होंने ये बात चलाई, तो उसके जो शेयर हैं फिर से ऊपर उठने लगे। तो यही बात है कि ये मीडिया क्या करता है, ये संचार साधनों पर व मीडिया पर स्वामित्व स्थापित कर पूंजीपति वाणिज्यिक घराने सार्वजनिक परिचर्चा का प्रयोग स्वहित के लिए करते हैं। अब आप देखेंगे तो जियो का ही प्रचार आएगा।
तो यही बात है कि आप जब बार-बार वही-वही चीज़ देखेंगे, वही-वही चीज़ों को देखेंगे तो आप उससे फिर अपने आप को कनेक्ट करेंगे और कहीं न कहीं आप उसको उससे जुड़ने के लिए विवश हो जाएँगे। इस स्थिति से छुटकारे के लिए हैबरमास व्यक्तित्व आदर्श अभिव्यक्ति स्थिति यानी आइडियल स्पीच कंडीशन व अभिव्यक्ति समुदाय आइडियल स्पीच कम्युनिटी को आवश्यक मानते हैं।